नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारा पारिस्थितिकी तंत्र का सेकंड पार्ट है और पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। ठीक है, डिटेल में हमने समझा कि पारिस्थितिकी तंत्र एक्चुअल में होता क्या है। इसके बाद में हमने देखा था कि पारिस्थितिकी तंत्र के टाइप्स, मतलब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र, जो दो टाइप के होते हैं, इस पे हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इसके बाद में हमने दो टाइप देखा था, एक होता है जीवीय घटक और एक होता है अजीवीय घटक। तो इन दोनों को हमने डिटेल में डिस्कस किया था और जीवीय घटक में हमने ये देखा था कि उत्पाद क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है। उपभोक्ता में भी जो चार पार्ट होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एंड जो उच्च उपभोक्ता होते हैं। इसके बाद में हमने अजीवीय घटक चेक किया था। अजीवीय घटक में कैसे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बहुत सारी चीजें होती हैं। उत्पाद के माध्यम से हमने चेक किया था प्रकाश संश्लेषण कैसे अपना खाना पौधे अपना खाना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कैसे बनाते हैं। आजीवीय घटक में हमने जो कार्बनिक और अकार्बनिक घटक होते हैं, इन पे डिटेल में चर्चा किया था। ठीक है, ये सारी चीजें फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, यूपी 1 दरोगा के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, ढंग से इन्वायरमेंट पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े। अभी तक हमने लगभग 14 से 15 वीडियोस लेक्चर कंप्लीट कर दिया है अपने चैनल पर। लगभग 20 से 25% आपका कोर्स ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। इसका जो लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं, आप सभी लोग जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। हमारे पेड कोर्सेज भी हैं, अगर आप अवेल करना चाहते हो तो आप जो नंबर दिया होगा कमेंट सेक्शन में, वहां पे व्हाट्सअप करके आप डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा जो क्लास है, इसमें हम जो टॉपिक देखने वाले हैं उसकी चर्चा हम पहले कर देते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम खाद्य श्रृंखला देखेंगे। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनेगा आपकी परीक्षा में, ये 100% निश्चित है। ये टॉपिक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। खाद्य श्रृंखला से हर एक, जहाँ पे पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पर खाद्य श्रृंखला से एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में खाद्य जाल आता है और ये देखेंगे कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में आपका डिफरेंस क्या है। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों के शब्द में जो आप देख रहे हैं गैप, थोड़ा सा अंतर है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, इसमें क्या अंतर है। इसके बाद में हम इस वीडियो सेशन में देखेंगे जो पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं। ये जो पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं, यहाँ पर ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके जो 3 पार्ट हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो सेशन में ये 2 टॉपिक महत्वपूर्ण है और एक टॉपिक, जैसा कि हमने आपको बताया है कि एक टॉपिक हम ऐसा लेंगे जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन हाँ, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो थर्ड टॉपिक थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट रहने वाला है, छोटा टॉपिक। ठीक है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हम उसको भी शामिल करते चलेंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी है। सबसे ऊपर हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको रखेंगे और लास्ट में एक टॉपिक ऐसा डिस्कस करेंगे जो कि जहां से प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है, इसलिए हम उसको भी डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, इसके बाद ओके, तो आज के सेशन में आपको थोड़ा सा शोरगुल ज़्यादा सुनने को मिल सकता है, मे बी नॉइसफुल आज का सेशन रहने वाला है, क्योंकि आज मैं ये वीडियो दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी आपको पता है कि मैंने कल अनाउंस किया था कि 12 बजे डेली 12 PM पर आपको डेली बेसिस पर वीडियो देखने को मिलेगा। तो रात में तबीयत खराब होने की वजह से, फीवर अभी मेरा सही नहीं हुआ है, कमजोरी वीकनेस ज़्यादा है, तो मैं रात में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अभी दिन में मैं 9 बजे के करीब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मे भी आपको शोरगुल ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि बच्चे साइड में स्कूल जा रहे हैं, प्लस और भी कई सारे जो दिन में एक्टिविटी होती है सुबह के टाइम पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लोग, गाँव का क्षेत्र है, आप समझ सकते हो, तो लोग चिल्लाते हैं, थोड़ा शोरगुल ज़्यादा रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। और दूसरी चीज़ ये है कि आप हर वीडियो सेशन जो भी आप देख रहे हो, एक बार आप कमेंट सेक्शन जरूर चेक कर लीजिए। ठीक है, जो पिन कमेंट होता है, इसको एक बार आप लोग जरूर चेक कर लिया करें, क्योंकि पिन कमेंट में अगर यहाँ पर कोई भी त्रुटि होती है, मे भी कोई डेटा करेक्शन मुझे करना होता है, तो मैं बाद में पिन कमेंट में उसको करेक्ट करके जरूर वहाँ पे पिन कर देता हूँ, ताकि अगर कोई भी यहाँ पर त्रुटि होती है या अपडेट होता है तो बच्चे मुझे बाद में मैसेज करते हैं, तो मैं उसको वहाँ पर पिन करता हूँ। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन, एक आपको थोड़ा सा नॉइजफुल ये सेशन रह सकता है, बाकी ये पिन कमेंट आप जरूर चेक कर लिया करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, खाद्य श्रृंखला क्या होता है, पहले हम इसको समझेंगे। खाद्य श्रृंखला, अगर आप लोगों ने हिंदी पढ़ रखा होगा तो खाद्य का मतलब आपको पता होता है कि खाना होता है। खाद्य का मतलब होता है खाना, और श्रृंखला का मतलब होता है सीक्वेंस, मतलब नंबर वाइज देखा जाए। ठीक है, ऐसे करके कोई चक्र चल रहा है तो उसको श्रृंखला बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो खाद्य श्रृंखला का मतलब ये जो खाना यानी कि पोषण श्रृंखला है, ये
इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। थोड़ा सा इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त जीव, ठीक है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के, कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र है, कोई क्षेत्र है पारिस्थितिकी तंत्र का, यहाँ पर रहने वाले समस्त जीव भोजन के लिए परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार समस्त जीव एक दूसरे पर निर्भर होकर भोजन श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है, और इससे पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के प्रवाह को हम खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। ये रहा आपका डेफिनेशन। अब हम इसको समझते हैं अपने भाषा में। देखो, ये रहा आपकी पारिस्थितिकी मतलब अर्थ। पारिस्थितिकी तंत्र के पर्टिकुलर किसी भी एरिया में जो जानवर निवास कर रहे होते हैं, मतलब जो संख्या होती है जानवरों की, वो भोजन के लिए एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहते हैं। वो भोजन के लिए एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार समस्त जीव एक दूसरे पर निर्भर होकर भोजन श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पिरामिड को ही लेके चल रहे हैं ताकि आपको हिंट मिल जाए कि पिरामिड में आपको क्या पढ़ना है। तो समझ लो कि ये पारिस्थितिकी तंत्र है और इस पारिस्थितिकी तंत्र का कोई एक रीजन है, मैंने इसको ट्रायंगल फॉर्म में रीजन लिया है। अब यहाँ पर कोई जानवर रह रहा है, ठीक है, मानते हैं कि नीचे घास है, ये तो उत्पादक है, आपको पता है, प्रोड्यूसर है ये घास, ठीक है। अब यहाँ पर प्राथमिक जो उपभोक्ता है उसको हम ले लेते हैं, जैसे आपका हिरन वगैरह हो गया, ठीक है, ये हिरन हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। अब ये क्या करेगा, प्राथमिक उपभोक्ता अपनी भोजन के लिए ये उत्पादक पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और इसके बाद में क्या होगा, इसके ऊपर जो होगा द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे मनुष्य हो गया या फिर कोई ऐसा जानवर जैसे लकड़बग्घा वगैरह हो गया, ठीक है, कुछ इस टाइप से वो हिरन को खा लेगा। ये सारी चीजें होती हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक श्रृंखला बन रही है, मतलब ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, जो उच्च मांसाहारी है वो सभी को खा ले रहा है। तो एक तरह से ये श्रृंखला बन रही है। और यहाँ पर चूंकि खाने की बात हो रही है, बात किसकी हो रही है, खाने की हो रही है, तो यहाँ पर हम इसको बोल देते हैं भोजन श्रृंखला या फिर खाद्य श्रृंखला। बात हो रही है खाने की, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं खाद्य श्रृंखला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ऊर्जा है, घास में जो ऊर्जा है, मतलब कार्बनिक जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ से निकलता है घास में, वो हिरन खा लेता है। हिरन के अंदर जो प्रोटीन वगैरह होता है वो किसी और को चला जाता है। यानी कि देखा जाए तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से जो चीजें बनती है, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करती हैं, एनर्जी देती हैं। और ये एनर्जी प्रवाह बन रहा है, एक स्तर से इस स्तर से दूसरे स्तर में एनर्जी प्रवाह हो रहा है, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है एक स्तर से दूसरे स्तर में। तो इसी को बोल देते हैं, यहाँ पर देखिए, खाद्य ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा प्रवाह को खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज मैंने आपको समझा दी कि एनर्जी प्रवाह मतलब जैसे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो फाइनली बनता है पौधे में, उसका भोजन उसका कोई और भोजन करता है, जैसे हिरन वगैरह हो गया, और हिरन का भोजन कोई और करता है। यानी कि जैविक और अजैविक पदार्थों का यहाँ पर एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रवाह हो रहा है, और यही जो है बनाती है खाद्य श्रृंखला, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी। अब हम देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला के प्रकार कौन कौन से होते हैं, मतलब किस टाइप की खाद्य श्रृंखला होती है, इसके प्रकार कौन से हो सकते हैं, इसको देख लेते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, खाद्य श्रृंखला के दो प्रकार हो सकते हैं। अभी हमने चर्चा की उस बेसिस पर अगर हम देखें तो खाद्य श्रृंखला के दो प्रकार हो सकते हैं। एक है चराई खाद्य श्रृंखला, ठीक है, जिसको हम ग्रेजिंग बोलते हैं, और दूसरा है अपरद खाद्य श्रृंखला। बात यहाँ पर सिर्फ खाने की हो रही है, तो मैं अन्य टॉपिक को टच नहीं करूंगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं स्ट्रेट चल रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा उद्देश्य है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम खाने की चर्चा को लेकर चलेंगे, ठीक है। अदरवाइज मैं अन्य एग्जाम्पल दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बाकी एग्जाम्पल्स तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, हम एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे। देखिए, खाद्य श्रृंखला के दो प्रकार। पहला प्रकार चराई। चराई का मतलब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे घास होगा और घास को चरने के लिए एक प्राथमिक उपभोक्ता होगा, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता होगा। और दूसरा जो है खाद्य श्रृंखला जो बनती है, ये होती है अपरद खाद्य श्रृंखला। तो चराई के बारे में तो आप सभी लोग पहले से इंट्रोड्यूस होंगे, आप सभी को पहले पता होगा कि घास को हिरन खाता है। लेकिन जो दूसरी खाद्य श्रृंखला है, ये भी आप समझ लीजिए, आप ये नाम याद रखना, अपरद खाद्य श्रृंखला या फिर डेट्राइज खाद्य श्रृंखला इसको हम बोलते हैं। आपने देखा होगा, जैसे कोई गोबर वगैरह होता है, आप सड़क पे गोबर देखिए, ठीक है, जब गोबर ताजा ताजा होता है तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो एक क्या हो गया, वो एक अजैविक घटक हो गया। जो गोबर है वो क्या है, वो एक अजैविक घटक है,
ठीक है। जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता वगैरह होंगे, ये जैविक घटक है। लेकिन अजैविक घटक की बात करते हैं तो गोबर क्या है, अजैविक घटक है। अभी जब ताजा ताजा गोबर जब अजैविक घटक सड़क पे पड़ा हुआ है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आप देखते होंगे कि अगर गोबर शाम तक या फिर अगले दिन तक पड़ा रह गया, मतलब उसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, वो यहाँ वहां फैला नहीं, तो गोबर में क्या होता है, कीड़े पड़ जाते हैं। ठीक है। तो इस गोबर में धीरे धीरे कीड़े पनपने लगते हैं, छोटे छोटे से कीड़े, व्हाइट कलर के, आपने ऑब्जर्व किया होगा, उसमें पनपने लगते हैं। तो वही वही एग्जांपल यहाँ पे सेट बैठ रहा है अपरद खाद्य श्रृंखला वाले पॉइंट पे। तो इसकी चर्चा अभी हम करते हैं। पहले हम कर लेते हैं चराई वाले खाद्य श्रृंखला की। चराई में हम क्या देखते हैं, देखिए पहले हम पढ़ लेते हैं लिखा क्या है। चराई खाद्य श्रृंखला प्राथमिक उत्पादक से लेकर शाकाहारी जीवों से लेकर मांसाहारी और मांसाहारी से लेकर शीर्ष मांसाहारी तक फैली हुई है। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ये शब्द आपने पहले पढ़ रखे हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, यानी कि उत्पादक, उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से उच्च मांसाहारी। तो ये आप पहले जानते हैं, तो इसकी चर्चा अभी हम इस पे नहीं करते हैं। ठीक है। हम चर्चा करते हैं अपरद वाले की। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, घास को टिड्डा खाता है और टिड्डा को पक्षीगण यानी कि जो छोटे मोटे पक्षी होते हैं जैसे कबूतर हो गया या कोई गौरैया हो गई, इनको खाते हैं, और गौरैया को बाज खा लेता है। तो यहाँ पर हम उड़ा ले गए, मतलब हम आकाश का जो खाद्य श्रृंखला है उस पर पहुंच गए, और इसी घास को हिरन खा लेता है और हिरन को बाघ खा लेता है। तो अगर हम स्थल की बात करेंगे, वन पारितंत्र की बात करेंगे, तो ये सेट बैठता है, और अगर हम आकाश में जाएंगे तो टिड्डा को पक्षीगण खा लेगा और ये चीज इसको खा लेगा। तो दोनों चीजें यहाँ पर सेट बैठ रही हैं, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। बात आती है अपरद खाद्य श्रृंखला की। तो अपरद खाद्य श्रृंखला देख लीजिए, थोड़ा सा हिंट मैंने आपको पहले दे दिया था। यह मृत ऑर्गेनिक पदार्थ से सूक्ष्म जीवों तक, मृत ऑर्गेनिक पदार्थ से सूक्ष्म जीवों तक, और फिर डेट्राइट्स फीडिंग जीवों और फिर प्रेडेटर तक गुजरता है। ठीक है। तो इसको आप हटा दीजिए, कोई बात नहीं, जिसको इंग्लिश समझ में आए तो वो इंग्लिश देख ले, बाकी हम आते हैं अपने देसी भाषा पे। देखिए मृत जीव या कचरा, मृत जीव या कचरा का मतलब, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, गोबर ले लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है। तो गोबर मृत जीव या कचरा आप ले लीजिए। इसमें क्या होगा, धीरे धीरे बैक्टीरिया आएंगे, छोटे छोटे बैक्टीरिया जो इसको सड़ाएंगे, गलाएंगे। तो गोबर से, अजीवीय घटक से हम लोग आ गए बैक्टीरिया पे, और बैक्टीरिया के बाद में इसमें जो व्हाइट कलर के कीड़े होते हैं जिनकी चर्चा हमने भी की थी, तो ये जो व्हाइट कलर का कीड़ा होता है, छोटा छोटा कीड़ा होता है ना, ये फिर बैक्टीरिया से फिर ये इस पे आता है, और फिर यहाँ व्हाइट कलर के कीड़े से जो बड़े कीड़े होते हैं, ठीक है, जो कीट होते हैं, वो उनको खा लेते हैं, कीड़ों को खा लेते हैं, छोटे वाले कीड़ों को खा लेते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मतलब अजीवीय घटक से भी एक खाद्य श्रृंखला बन रही है। जीवीय घटक से तो आपने देख लिया, लेकिन अजीवीय घटक से भी एक खाद्य श्रृंखला बन रही है, वही है अपरद खाद्य श्रृंखला, या इसको डेट्राइट्स खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है। अब हम इन सभी को इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है खाद्य जाल की। हमने चेक किया, हमने देखा खाद्य श्रृंखला क्या होता है, डिटेल में ढंग से खाद्य श्रृंखला हमने यहाँ पर बता दिया। किसी भी बच्चे को समझ में ना आया हो तो फिर से एक बार वीडियो को देख सकता है। उम्मीद करता हूँ ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको समझ में ना आ गया हो। अब बात आती है खाद्य जाल की। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर खाद्य श्रृंखला लिखा हुआ है और यहाँ पर खाद्य जाल लिखा हुआ है। तो ऐसे देखेंगे तो खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला में शब्दों में कोई बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ अंतर है, और ये अंतर समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ वहाँ भटकने से बढ़िया है कि आराम से यहीं पे समझ लेते हैं, ताकि फिर जीवन में ना भूले कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है। ठीक है। देखिए पहले समझ लेते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। देखिए खाद्य जाल किसी पारितंत्र में प्रतिपादित होने वाली विभिन्न आहार श्रृंखलाओं के आपस में संबद्ध होने से बने जाल को खाद्य जाल कहते हैं। ऐसे ही आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। ये जो लिख देता है ये शायद आपको समझ में ना आए। खाद्य जाल पौधों से आरंभ होता है और मांसाहारी पर समाप्त होता है। एक खाद्य जाल में अनेक आहार श्रृंखलाएं हो सकती हैं। तो ये लाइन शायद आपको हिंट दे दे, एक खाद्य जाल में अनेक आहार श्रृंखलाएं हो सकती हैं, ये लाइन आपको हिंट दे दिया होगा। ठीक है। तो ये दो लाइन आपके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खाद्य जाल क्या है वो अपने अंग्रेजी भाषा में बताया है, अपने भाषा में जो डेफिनेशन होता है ना, वो जो रट्टा वाला डेफिनेशन होता है उस भाषा में बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक खाद्य जाल में अनेक आहार श्रृंखलाएं होती हैं या अनेक खाद्य श्रृंखलाएं हो सकती हैं, ये आपको हिंट दे दिया होगा, और इसी हिंट को हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए पहले आगे हम बढ़े, इससे पहले मैं आपको ये जो खाद्य श्रृंखला आपने पढ़ा, इसका मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं। देखिए ये है आपका खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला। देखिए ये शन है, शन से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, ठीक है,
और अजीवीय अजैविक घटक के माध्यम से जो पौधा है ये खाना बनाता है, ठीक है। और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बनिक पदार्थ आते हैं और इस कार्बोहाइड्रेट को ये खाता है, हिरन खा लेता है। ओके, अब हिरन को जो खाएगा वो खाएगा शेर। तो एक तरह से देख रहे हैं कि एक ये श्रृंखला बन रही है, इसी को हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। और इस शेर को, अगर ये शेर खत्म हो जाता है तो ये इसको खाएंगे अपघटक, आगे की बात है। अब हमने जो देखा, जो अपरद खाद्य श्रृंखला थी जिसको हम डेट्राइट्स बोलते थे, वो ये है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि गोबर है, गोबर को कीट खाएगा और आगे की बात। तो इस पे फिर से हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हाँ, खाद्य जाल हमें एक्सप्लेन करना है, तो खाद्य जाल को हम समझ लेते हैं। देखिए, हम इस पिक में जाएं इससे पहले हम यहीं पे खाद्य जाल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो सफर है, इसी में खाद्य जाल बन जाता है। इस घास को हिरन तो खाएगा ही खाएगा, आपको पता है। खरगोश भी खाएगा, खाएगा ना, खरगोश भी इस घास को खाएगा। अब हिरन भी इसी घास को खा रहा है, खरगोश भी इसी घास को खा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये हिरन है, हिरन, बाघ तो हिरन को खाएगा ही, ऑब्वियस सी बात है, खाना है। लेकिन इस हिरन को लकड़बग्गा भी खाएगा। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख रखे होंगे, कितनी बेदर्दी से मारता है ये। जंगली कुत्ता होता है बीच में, ठीक है, जंगली कुत्ता भी होता है जो हिरन को नोच के खा जाते हैं। और खरगोश हो गया, हिरन हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो जंगली भैंस वगैरह होती है वो भी इसी घास को खाती है। तो आप देखेंगे कि ये जो हिरन है इसको बाघ भी खाएगा, और बाघ खाए, हो सकता है कि इससे पहले इसको कोई जंगली कुत्ता या लकड़बग्गा खा के बैठ गया हो, ठीक है। अब बाघ था बहुत भूखा, तो अगर उसको हिरन नहीं मिलेगा तो वो जंगली कुत्ते को भी तो मार सकता है, वो लकड़बग्गा को भी तो मार सकता है। यानी कि कंफर्म नहीं है कि इस हिरन को बाघ खाएगा कि जंगली कुत्ता खाएगा कि लकड़बग्गा खाएगा। यानी कि ये जो सीरीज है ना, ये कई तरह का जाल बना रही है। मतलब इस घास को खरगोश खाएगा, अब इस खरगोश को हो सकता है कि लकड़बग्गा खा ले, तो ये एक तरह से क्या हो रहा है, ऐसे 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 करके एक जाल बन रहा है। बात समझ गए आप? इसी को हम बोलते हैं खाद्य जाल। तो खाद्य श्रृंखला जो कि सीधे चलती है, और खाद्य जाल जो है वो थोड़ा जाल बनता है, और उसमें कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं हो सकती हैं। ये पिक आप देख लीजिए, यहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे एक पेड़ है, अब इस पेड़ को एक गोट मतलब एक बकरी खा रही है, ठीक है। अब इस बकरी को जैकाल भी खा लेगा, मतलब इसको जैकाल भी खाएगा, मतलब सियार होता है, जैकाल मतलब सियार होता है, इसको सियार भी खा लेगा। और इस जैकाल को जो है ये बाघ खा लेगा। ये बात आप समझ गए। और यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो इस पेड़ को, ये रैबिट है यहाँ पर, मतलब चूहा है, ये चूहा भी खाएगा, ठीक है। और इस चूहे को कौन खाएगा? उल्लू खा लेगा। और उल्लू को कौन खाएगा? ये सांप खा लेगा। ओके, अब ये जो बाज है, ईगल है, ये सांप को खा लेगा, और इस उल्लू को ये वाइल्ड कैट भी खा लेगी, ठीक है। अब वाइल्ड कैट को कौन खाएगा? ये लायन खा लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब ऐसा नहीं कि इस उल्लू को ये जैकॉल नहीं खाएगा, तो इस उल्लू को जैकॉल भी खा सकता है। तो ये एक तरह से ये खाद्य जाल बन रहा है। क्या बन रहा है? ये खाद्य जाल बन रहा है। तो ये हो गया खाद्य श्रृंखला और ये हो गया खाद्य जाल। दोनों में डिफरेंस आप समझ गए। टॉपिक काफी ज्यादा मैंने डिस्कस कर लिया है, उम्मीद करता हूं कि अब इसमें कोई चीज आपको समझने के लिए रहने गई होगी। अब हम यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा हुआ है इसको तो हमने डिटेल में समझ लिया है। अब इसमें क्या अंतर है इसको हम समझ लेते हैं लिखित भाषा में, ठीक है। देखिए, खाद्य श्रृंखला में अनेक आहार श्रृंखलाएं परस्पर जुड़ी होती हैं। आहार श्रृंखला में एक जीव एक जगह पर हो सकता है। आहार श्रृंखला यानी कि खाद्य श्रृंखला में एक जीव एक जगह पर हो सकता है, जबकि खाद्य जाल में एक जीव कई खाद्य जालों से जुड़ा रह सकता है। यहां पर देखिए, आहार श्रृंखला में जीवों की संख्या कम और खाद्य जाल में जीवों की संख्या अधिक होती है। तो ये लाइन आप याद रखिएगा, खाद्य जाल में जीवों की संख्या आहार श्रृंखला की तुलना में अधिक होती है। उम्मीद करता हूं कि खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसको भी ढंग से समझना आपको बहुत जरूरी है, यहां से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। ओके, देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पारिस्थितिक पिरामिड। अब हम पारिस्थितिक पिरामिड जो है पहले इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। इसके बाद में पहले हम अर्थ समझेंगे और इसके बाद में इसके प्रकार समझेंगे। मैंने आपको हिंट दे दिया था कि पारिस्थितिक पिरामिड जो होता है 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है संख्या पिरामिड, दूसरा होता है बायोमास पिरामिड, और तीसरा होता है ऊर्जा पिरामिड।
तो तीनों टाइप हमने यहाँ पर आपको बता दिया। पहले हम पारिस्थितिक पिरामिड होता क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले इसको समझ लेते हैं एंड देन अपनी भाषा में। पारिस्थितिक पिरामिड जो होता है ये विभिन्न सजीवों के मध्य उनकी पारिस्थितिक स्थिति के आधार पर संबंधों को चित्रित करते हुए एक आलेखीय रूप है। ओके, आप यहाँ पे जो चीज लिखा हुआ है इसको आप समझ लीजिए। क्या है ये? एक तरह से संबंधों को चित्रित करते हुए एक आलेखीय रूप है। ये बात आप समझ रहे हैं? संबंधों को चित्रित करते हुए यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता का उत्पादक से क्या संबंध है, द्वितीयक उपभोक्ता का प्राथमिक उपभोक्ता से क्या संबंध है, तृतीयक का और उच्च का नीचे वाली जो उपभोक्ता सीरीज है उससे क्या संबंध है, इसको जब हम आलेखित रूप में व्यक्त करते हैं दैट इज पारिस्थितिक पिरामिड। ठीक है, ये चीज होता है। तो ये चीज आप समझ गए। अब देखिए पारिस्थितिक पिरामिड विशिष्ट पोषी स्तरों को प्रदर्शित करने वाली अनेक क्षैतिज रेखाएं होती हैं। तो ये जो पोषी स्तर है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये पोषी स्तर हम इसको बोलते हैं। ये पहला पोषी स्तर है, ये दूसरा पोषी स्तर है, ये तीसरा है और ये उच्च पोषी स्तर है। तो यहाँ पर इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक अनेक क्षैतिज रेखाएं होती हैं। तो ये आप क्षैतिज रेखाओं को देख सकते हैं, यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में कुछ वैज्ञानिक के नाम आपको याद रखने हैं। यह चार्ल्स एल्टन, जी एवलिन हंचिसन एंड रेमंड लिंडमैन जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के कारण अस्तित्व में आया। तो इसमें जो ये रेमंड लिंडमैन है ये आपको याद रखना है, क्योंकि रेमंड लिंडमैन ने ही एक रूल लागू किया था 10% का रूल। ये काफी महत्वपूर्ण है। ये 10% रूल आपकी पर्यावरण में एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। है तो ये 10% लेकिन आएगा 100%, लिख के ले लीजिए। लिंडमैन का 10% रूल एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको आप सभी लोग ढंग से समझ लेना। 10% जो रूल है इसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अपने अगले सेशन में, या फिर जब हमने कहा कि फिलहाल अभी हम इसको यहाँ पर इस सेशन में शामिल नहीं किए हैं इसलिए इसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इसको हमें पढ़ना है। 10% रूल में क्या होता है कि मतलब यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं उसका 10% एनर्जी अगले में जाएगा, इसका 10% एनर्जी अगले में जाएगा, कुछ इस टाइप से लिंडमैन ने रूल दिया था। इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है क्या नाम है, ये चार्ल्स एल्टन के नाम पर हम इस पिरामिड को एल्टोनियन पिरामिड बोलते हैं, और इसको हम ऊर्जा पिरामिड भी बोलते हैं, और इसको हम पोषी पिरामिड या फिर खाद्य पिरामिड बोलते हैं। देखिए एग्जाम टाइम में पिरामिड का नाम कुछ भी लिख के आए, चाहे एल्टोनियन पिरामिड लिख दे, चाहे ऊर्जा पिरामिड लिख दे, चाहे पोषी पिरामिड या खाद्य पिरामिड लिख दे, तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये कौन सा स्पेशल पिरामिड है, ऊर्जा पिरामिड, ये कौन सा स्पेशल पिरामिड दे दिया, यानी कि हमने तो सिर्फ दूसरा वाला पढ़ा था, ये पोषी पिरामिड लिख के आ गया, खाद्य पिरामिड लिख के आ गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए सारे नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। जो भी आएगा वो पिरामिड होगा, वो पारिस्थितिक पिरामिड ही होगा। ठीक है, बाकी ये 10% रूल का प्रतिपादन किसने किया था ये भी आप याद रखेंगे कि लिंडमैन ने किया था। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में। अब हम टाइप देखते हैं इसका कि जो विभिन्न टाइप है पारिस्थितिक पिरामिड के ये कौन कौन से हैं। पहला जो टाइप है ये है संख्याओं का पिरामिड, दूसरा जो टाइप है ये है बायोमास का पिरामिड, और तीसरा जो टाइप है ओके तो मैंने थोड़ा सा पॉज ले लिया था, बगल में एक बच्चा रो रहा था। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो टॉपिक है यह है संख्याओं का पिरामिड। यहाँ पे हम पिरामिड पढ़ रहे हैं। पिरामिड में 3 टाइप है और पहला टाइप है आपका संख्याओं का पिरामिड। ध्यान रखिएगा कि पिरामिड टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये पिरामिड टॉपिक आप छोड़ेंगे नहीं। पिरामिड में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछेगा कि ऊर्जा का प्रवाह किस पिरामिड में ज़्यादा होता है, या उल्टा पिरामिड कहाँ पे बनता है, सीधा पिरामिड कहाँ पे बनता है। ठीक है, उल्टा पिरामिड मतलब इस टाइप का, ये पिरामिड कौन सा होगा, तो कौन सी खाद्य श्रृंखला में उल्टा पिरामिड या सीधा पिरामिड बनेगा। कई टाइप से क्वेश्चन घुमा के बनेगा, और ये सारी चीज़ें आप तभी समझ पाएंगे जब आप पिरामिड्स को डिटेल में समझे हुए होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको हिंट दे दिया है कि प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे पूछेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पिरामिड संख्याओं का पिरामिड। देखिए संख्याओं का पिरामिड प्रत्येक स्तर में उपस्थित विभिन्न प्रजातियों की कुल इंडिविजुअल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि कोई पिरामिड है, पिरामिड आपको पता होगा कि पिरामिड का जो शेप होता है कुछ इस टाइप से होता है, ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है। ये है पिरामिड। पिरामिड में कई पोषीय स्तर होते हैं, इनकी चर्चा हमने पहले कर रखी है कि पहले पोषीय स्तर में उत्पादक, दूसरे में प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरे में जो है द्वितीयक उपभोक्ता, एंड लास्ट में जो होता है वो उच्च मांसाहारी होता है। आपको ये भी पता होगा कि उच्च मांसाहारी की संख्या काफी कम होती है। ठीक है, तो यहीं पर आप देखिए, यहाँ पर हमने बात किस चीज की संख्या की,
हमने कहा ना कि उच्च मांसाहारी की संख्या काफी कम होती है, तो यही जो संख्या शब्द है ना, वही संख्या का पिरामिड होता है। यानी कि यहाँ पर हम संख्याओं का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि यहाँ पर घास कितनी है, यहाँ पर हिरन कितने हैं, यहाँ पर लकड़बग्घे कितने हैं, और लकड़बग्घे को मार के खाने वाला उच्च मांसाहारी जानवर कितना है। दैट इज संख्याओं का पिरामिड। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। संख्याओं का पिरामिड शब्द जो है ये 1972 में चार्ल्स एल्टन के द्वारा निरूपित किया गया था। और संख्याओं का पिरामिड दो टाइप का होता है, दो टाइप का संख्याओं का पिरामिड बन सकता है। एक है ऊर्ध्वाधर और दूसरा है व्युत्क्रम। मींस एक पिरामिड जो सीधा आप देख रहे हो, सीधा तो आपको दिख ही रहा है, और एक उल्टा पिरामिड भी बनता है। अब ये उल्टा पिरामिड क्या होता है, ये कैसे बनता है, हम आगे पिक के माध्यम से समझेंगे ताकि आप कंफ्यूज मत हो। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में संख्याओं के पिरामिड की सबसे बड़ी कमी यह है कि सभी जीवों की संख्या का गणना करना अत्यंत कठिन है। एग्जाम में पूछेगा कि संख्याओं के पिरामिड में सबसे बड़ी कमी कौन सी हो सकती है, दे देगा ऑब्जेक्टिव क्या बोलते हैं ऑप्शन में, कई टाइप में दे देगा कि ये कमी होती है, वो कमी होती है, लेकिन आपकी जो सबसे बड़ी कमी होगी वो संख्याओं के कैलकुलेशन की ही होगी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा संख्याओं का कैलकुलेशन संख्याओं के पिरामिड में करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, इसके बाद में लास्ट पॉइंट देखिए, इस कारण से संख्याओं का पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र की पोषी संरचना का सही तस्वीर प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है बता नहीं पाता है। ठीक है, यानी कि पोषी संरचना का सही से एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है संख्याओं के पिरामिड के द्वारा। ठीक है, तो ये आप समझ गए संख्याओं का पिरामिड, और इसमें जो कमी है इसको भी आप समझ गए कि हम कैलकुलेशन ठीक से नहीं कर सकते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितने हिरन हैं बड़े से जंगल में, एक हिरन छूट गया तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ये चीज। ठीक है, और इसका प्रतिपादन किसने किया था, मतलब इसको दिया किसने था, तो चार्ल्स एल्टन ने संख्याओं का पिरामिड दिया था। ऊर्ध्वाधर पिरामिड हमें देखना है और एक जो व्युत्क्रम वाला है उसको हमें देखना है। दो पिरामिड है, संख्याओं की हम बात कर रहे थे। तो संख्याओं का जो ऊर्ध्वाधर पिरामिड है ये कुछ इस तरह से बनता है, कुछ इस तरह से बनता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधा होता है। अब इस प्रकार के पिरामिडों में विष्टियों यानी कि इंडिविजुअल्स की संख्या जो होती है ये निम्न स्तर से उच्च पोषी स्तर तक घटती है। संख्या की बात हो रही है यहाँ पे, आप ध्यान से देखेंगे तो ये पहला स्तर है और ये दूसरा स्तर है, यानी कि 3 स्तर हमने यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो संख्या है ना वो स्तर टू स्तर घटती है, यानी कि घास यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, इसके बाद में इसको खाने वाले जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे वो थोड़ा कम रहेंगे, और द्वितीयक उपभोक्ता जो होंगे वो इससे भी कम रहेंगे। ठीक है, और उच्च मांसाहारी होगा वो सबसे कम होगा। तो यही यहाँ पे बात हो रही है कि इस प्रकार के पिरामिड्स में इंडिविजुअल्स की संख्या निम्न स्तर से उच्च स्तर तक घटती है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए ध्यान दीजिए कि आप लोग यहाँ पर उदाहरण के लिए घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र और तालाब पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, इसको समझिए कि जो घास, जैसे कोई ये पारिस्थितिकी तंत्र है, अब यहाँ पर ये लैंड पार्टिकुलर घास का मैदान है, और यहाँ पर ये इतना लैंड जो है ये क्या है, ये तालाब का क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ का जो पारितंत्र होगा वो अलग होगा और यहाँ का जो पारितंत्र होगा वो अलग होगा। ये दोनों पारितंत्र जो होंगे, जो यहाँ से पिरामिड बनेगा वो सीधा बनेगा। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि घास का जो पारितंत्र होता है इसका पिरामिड कैसे बनेगा, तो इसका ऊर्ध्वाधर पिरामिड बनेगा। ठीक है, फिर पूछ सकता है कि तालाब का पिरामिड कैसे बनेगा, तालाब पारितंत्र का पिरामिड कैसा होता है, तो आपका ऊर्ध्वाधर पिरामिड होता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन में दे देगा व्युत्क्रम दे देगा, ऊर्ध्वाधर दे देगा, ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि ऊर्ध्वाधर और व्युत्क्रम दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर होगा ऊर्ध्वाधर पिरामिड बनता है तालाब और घास पारितंत्र का। ठीक है, अब यहाँ पर जो पोषी संरचना होती है उसको आप देख सकते हैं, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को चूहा खाएगा, चूहे को सांप खाएगा, सांप को बाज खाएगा, ये आप सभी को पता होगा। मेन महत्वपूर्ण पॉइंट ये आपको याद रखना है कि घास पारितंत्र और तालाब पारितंत्र का जो पिरामिड होता है ये ऊर्ध्वाधर बनता है, और यहाँ पर जो पोषी स्तर का जो संख्या होता है ये जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाएंगे तो वहां पर संख्या घटेगा। अब ये बात हो गई सीधे पिरामिड की। अब चर्चा कर लेते हैं उल्टे पिरामिड की। ठीक है, तो उल्टे पिरामिड का पारितंत्र कैसा होता है और उल्टे पिरामिड में कौन से पारितंत्र आते हैं, कौन से जानवर आते हैं या फिर कीट पतंगे आती हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए
ये देखिए यहाँ पर हमने बात किया कि तालाब पारितंत्र। तालाब पारितंत्र में आपको पता होगा बहुत, अगर हम गहराई में जाएंगे तो वहाँ पर आपको छोटे छोटे बैक्टीरियाज या यूग्लिना या पैरामीशियम कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। इससे ऊपर कुछ और होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये थोड़ा पिक क्लियर नहीं है, लेकिन ये पिक मुझे बढ़िया लगा और कहीं सही से मिल नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला होगा ये सन की एनर्जी से अपने आप को सर्वाइव कर रहा होगा। फाइनली आप देखेंगे तालाब पारितंत्र में ऊपर जो आप बगुला देखते हैं, जो कि हमको दिखाई देता है साफ साफ, वो क्या है, वो उच्च मांसाहारी है तालाब पारितंत्र में। और इसका जो पिरामिड है ये भी आप सीधा देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर तालाब पारितंत्र में जो उच्च मांसाहारी है वो हम देख रहे हैं कि ये बगुला है। और घास के मैदान की अगर हम बात करते हैं तो घास के मैदान में उच्च मांसाहारी जो बाघ वगैरह होगा ये होंगे, बाघ हो गया, शेर हो गया। और इसका जो पिरामिड है ये सीधा बन रहा है, ये आपने देख लिया। अगर हम संख्याओं के पिरामिड में व्युत्क्रम पिरामिड की बात करते हैं तो इस प्रकार के पिरामिड जो होते हैं यहाँ पर इंडिविजुअल्स की संख्या निचले पोषीय स्तर से उचले पोषीय स्तर में बढ़ती जाती है। मतलब वहां पर क्या थी, मतलब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर घट रही है, आप ध्यान देंगे तो यहां पर घट रही है। लेकिन उल्टे पिरामिड में क्या होगा, उल्टे पिरामिड में पोषी स्तर के साथ में जीवों की संख्या भी ऊपर साइड में बढ़ रही होगी। और जो निचला पोषीय स्तर होगा, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं वृक्ष पारितंत्र, इसका बेस्ट एग्जांपल है वृक्ष पारितंत्र। पेड़ एक होता है, आपने खुद अपने गांव में ऑब्जर्व किया होगा, बाग बगीचे में जाइए, पेड़ एक होगा लेकिन उस पेड़ से कई सारे उस पेड़ पर कई सारे जानवर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए इस पेड़ पर आपको पहले जो आपको मिलता है वो है चिड़िया, ठीक है, जो कि शाकाहारी होती है और ये पेड़ के पत्तियों को खाती हैं। तो चिड़िया इसके ऊपर का प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, चिड़ियों को खाने वाले परजीवी होते हैं क्या, नहीं। यहां पर आप ध्यान दीजिए खाने की बात नहीं हो रही, यहां पर हो रही है कि उच्च ऊर्जा स्तर तक हम लोग जा रहे हैं, उच्च संख्या तक जा रहे हैं। तो पहले पेड़ हो गया और पेड़ के बाद में उस पर डिपेंड चिड़िया हो गई, और चिड़िया से ज्यादा जो वहां पे रह रहे होते हैं पेड़ पे वो परजीवी होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में उच्च परजीवी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो कुछ दिया हुआ है, ठीक है, कुछ कीड़े मकोड़े हैं, ये सबसे ज्यादा संख्या में रहते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है संख्या की, किस चीज की बात हो रही है, संख्या की बात हो रही है। तो यहाँ पर संख्याओं को हम देखते हैं, तो यहाँ पर पेड़ हो गया, पेड़ पर रहने वाले जीव जंतु उससे थोड़ा सा ज्यादा यानी कि पक्षी जो होते हैं, और इससे ज्यादा वहां पर जो कीट होती हैं वो होते हैं, और इससे भी ज्यादा वहां पर कुछ और होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर नाम नहीं लिखा है इन्होंने। तो ये जो वृक्ष पारितंत्र होता है ये उल्टा पिरामिड बनाता है, और ये संख्याओं का बेस्ट, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि घास स्थल का जो पिरामिड बनता है, ठीक है, और वृक्ष पारितंत्र का जो पिरामिड बनता है, दोनों से संबंधित करके कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। मींस उल्टा और सीधा दोनों को कोरिलेट करके पूछेगा। तो भी आप ध्यान से मार्क कीजिएगा कि घास में क्या था और वृक्ष में क्या था, दोनों को अगर एक में मिक्स करके क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद होना चाहिए कि वृक्ष में हमने क्या देखा था, घास में हमने क्या देखा था। कहने का मतलब बस इतना सा है, ठीक है। तो वृक्ष का जो एग्जाम्पल है वो व्युत्क्रम वाला है, और बाकी घास और तालाब का सीधा वाला है, ये आपको इतना याद रखना है। ये बात हमने कर ली संख्याओं के पिरामिड की। अब हम बात करते हैं बायोमास का पिरामिड। बायोमास कोई बात नहीं, बायोमास का पिरामिड एक विशिष्ट पोषी पिरामिड होता है, और इसमें हम क्या करते हैं कि जीवों की कुल द्रव्यमान संख्या को फोकस में लेकर चलते हैं। मींस जहां पर हमने संख्याओं के पिरामिड में देखा कि हम संख्या को फोकस में लेकर चल रहे थे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जीवों के कुल द्रव्यमान को लेकर हम चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये जो आप दूसरे कलर में देख रहे हो, ठीक है, सिर्फ आपको यही लाइन पे ध्यान देना है। बाकी दो लाइन यहाँ पर मैंने गलत कर रखा है, ये लाइन आपको नहीं देखनी है, थोड़ा सा ये शब्द आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो पेड पीडीएफ में इसको मैं एडिट कर दूंगा, ठीक है। बायोमास का जो पिरामिड है इसका जो थोड़ा सा यहाँ पर मैं चीजें कट करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं अपनी भाषा में आपको समझा देता हूँ, आप बस समझ लीजिए कि बायोमास पिरामिड होता क्या है। बाकी यहाँ पर ये शब्दों पर आप ध्यान मत दीजिए। देखिए जीवों के कुल द्रव्यमान को ये इंगित करता है, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि बायोमास का जो पिरामिड होता है ये जीवों की कुल संख्या यानी कि नंबर्स पार्टिकुलर पोषीय स्तर में, जैसे ये है पिरामिड, ठीक है। अब हम निचले स्तर की बात करते हैं। मानते हैं कि इस स्तर में कुछ जीव रह रहे होते हैं, मतलब 1 2 3 4 जितने भी जीव हैं उनकी जो नंबर है, उनका जो नंबर है इसको लेते हैं, और इसके बाद में इनका जो देख सकते हैं बायोमास की गणना पोषीय स्तर के भीतर व्यक्तियों की संख्या, मतलब जीवित जीवों की संख्या, और किसी विशेष जीव में औसत द्रव्यमान, ठीक है, जितना भी यहाँ पर इनका द्रव्यमान है इसका एवरेज लेते हैं। बात ध्यान से समझिएगा कि जितने भी नंबर्स यहाँ पर हैं, जितनी भी संख्या यहाँ पर जीवों की है, और उनका जो औसत द्रव्यमान है इनका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वही होता है आपका बायोमास। समझे कि नहीं समझे? बायोमास क्या होता है? बायोमास होता है
पर्टिकुलर कोई पोषी स्तर है उसमें जितने भी जीवों की संख्या है और उन जीवों की संख्या का जो एवरेज द्रव्यमान है उनका मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, वही आपका होता है बायोमास। ठीक है, ये आप समझ गए। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक पॉइंट आपको याद रखना है कि बायोमास सदैव पोषी स्तर में वृद्धि के साथ कम होता है। जैसे हम संख्याओं के पिरामिड में देख रहे थे कि यहां पर नंबर कम होता जा रहा था, ऐसे ही बायोमास में क्या होता है, बायोमास में पोषी स्तर में वृद्धि के साथ में ये बायोमास जो है ये कम होता जाता है। बायोमास लगभग 10 से 20% एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होता है। यानी कि यहां पर मानते हैं कि अगर 100% बायोमास था तो यहां पर जो बायोमास होगा ये लगभग 20% होगा। ठीक है, यानी कि ये जो प्राथमिक स्तर वाला स्तर है, इससे जब आप सेकंड में जाएंगे तो यहां पर सिर्फ 20% बायोमास बचेगा, यही कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये बायोमास आप समझ गए। अब बायोमास में भी ऊर्ध्वाधर होगा और व्युत्क्रम होगा, जैसे हमने संख्याओं के पिरामिड में देखा था ऐसे ही सेम बायोमास के भी पिरामिड में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये मत समझना, जैसे यहाँ पर हमने जलीय पारितंत्र की बात की थी, कहा गया ये तालाब पारितंत्र या जलीय पारितंत्र बोलते हैं इसको, तो ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ संख्याओं से ही संख्याओं के लिए ही लागू होगा। भाई यहाँ पर हमने नंबर्स की बात की थी, लेकिन आप ये मत भूलिए कि भाई नंबर्स के बाद में इनका भी तो द्रव्यमान होगा। तो ये जलीय पारितंत्र का जो संख्या पिरामिड है यही एग्जाम्पल बायोमास के पिरामिड में भी सेट होगा। बस जहां पर हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे थे नंबर्स का, वही कैलकुलेशन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ या वही कैलकुलेशन यहाँ पर हम बायोमास का करेंगे। ठीक है, जहां हम संख्याओं के पिरामिड में इनका नंबर देख रहे थे, वही तालाब पारितंत्र का हम यहाँ पर बायोमास देखने वाले हैं। इस हिसाब से यहाँ पर ये चीजें बनेंगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका ऊर्ध्वाधर पिरामिड और इसके बाद में इसका हम देखेंगे व्युत्क्रम पिरामिड। ठीक है, एक सेकंड, इसका थोड़ा सा स्पीड कम हो रहा है। ओके, बायोमास का ऊर्ध्वाधर पिरामिड देख लेते हैं। इसमें पहले हम पिरामिड एक ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। ठीक है, ये पहला स्तर है और ये दूसरा स्तर है। जैसा कि हमने संख्याओं में देखा था कि संख्या का जो पिरामिड होता है वो ऊपर जाने पे संख्या घटती है, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी रहने वाला है। संख्या जब कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि द्रव्यमान भी उनका कम होगा। जब नंबर कम रहेगा तो एवरेज द्रव्यमान भी कम रहेगा। तो बायोमास का जो पिरामिड है वो लगभग लगभग संख्याओं के पिरामिड जैसा ही है। ठीक है, और यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो मैंने आपको बताया, जो संख्याओं के पिरामिड में जो एग्जाम्पल्स हुआ करते थे वो एग्जाम्पल्स यहाँ पर भी रहने वाले हैं। बस अंतर इतना सा है कि वो चीज बायोमास का कैलकुलेशन यहाँ पर हम कर रहे होंगे, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर वो सारी चीजें लिखी हुई है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बाकी इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। तो ये चीज आप देख लीजिए, उत्पादकों का बायोमास अधिकतम होता है इसलिए इन्हें नीचे रखा गया है। ठीक है, और अगले पोषी स्तर में प्राथमिक उपभोक्ताओं का बायोमास उससे कम होता है इसलिए इसको सेकंड पे रखा गया हुआ है। तो ये सारी चीजें वही लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ अंतर नहीं है। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको देखना है वो ये है कि शीर्ष उच्च पोषी स्तर में बायोमास की मात्रा सबसे कम होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बायोमास का जो पिरामिड होता है वो एग्जाम में पूछेगा कि बायोमास की जो मात्रा होती है वो किस स्तर में सबसे कम होती है, तो वो शीर्ष स्तर में होती है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जब आपको कंफ्यूज करना होगा तो वो कुछ इस टाइप से लॉजिकल क्वेश्चन बनाएगा कि उल्टा पिरामिड करके भी उसमें क्वेश्चन में डाल सकता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि उल्टा पिरामिड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना रहा है कि सीधा पिरामिड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना रहा है। बायोमास की मात्रा जो है ये किस पिरामिड से संबंधित है उस अनुसार आप अपना जो आंसर होगा वो क्वेश्चन में मार्क करने वाले हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताया। और दूसरा चीज जो इसका एग्जाम्पल है ये आप देख लीजिए कि जो बायोमास का ऊर्ध्वाधर पिरामिड है उसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका स्थलीय पारितंत्र पिरामिड है। ठीक है, तो बायोमास का जो ऊर्ध्वाधर पिरामिड है वो कौन सा पारितंत्र बनाता है, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान से सुनिएगा कि बायोमास के अंतर्गत जो ऊर्ध्वाधर पिरामिड बनता है वो कौन सा पारितंत्र होता है, तो वो स्थलीय पारितंत्र होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में घुमा घुमा के पूछेगा, तो ये चीज आप समझ लीजिएगा। या फिर इसको रिवर्स भी कर सकता है कि स्थलीय पारितंत्र। चलो ठीक है, यहां पर हम बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, बाकी आप समझ लीजिए मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बना के वो देगा, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग निश्चिंत रहें, जिस तरह से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ें आपको बना के दी जाएंगी आगे। ठीक है, तो ये दो आप सेट कर लीजिए। यहाँ पर जो ये उल्टा वाला है ध्यान दीजिएगा, ये स्थलीय पारितंत्र है
हाँ, मैं अभी थोड़ा-सा इसको कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। ये क्या है? ये स्थलीय पारितंत्र है। बायोमास का ये स्थलीय पारितंत्र है और ये जलीय पारितंत्र है। तो जिस तरह से संख्याओं के पिरामिड में हमने वृक्षीय पारितंत्र देखा था कि नीचे एक वृक्ष हुआ करता था, इस वृक्ष पर पक्षी रहते थे, उन पक्षियों को खाने के लिए जो पक्षियों को खाने की बात नहीं हो रही थी वहाँ पर नंबर्स की बात हो रही थी। तो यहाँ पर पक्षियों से ज़्यादा जो नंबर थे वो कीट-पतंगों के थे, उनसे ज़्यादा जो नंबर थे उससे बड़े वाले कीट-पतंगों के थे, तो ये वृक्ष पारितंत्र बना था वहाँ पर, ठीक है? सेम इसी तरह से जो जलीय पारितंत्र है, बायोमास के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं जलीय पारितंत्र, तो जलीय पारितंत्र यहाँ पर उल्टा बनता है। जैसे यहाँ पर जो उत्पादक होंगे उनका बायोमास कम होगा, ठीक है? इनका बायोमास कम होगा और शाकाहारी जो मछलियाँ होंगी ये उत्पादक से ज़्यादा होती हैं और इनका बायोमास अधिक होता है। और इससे ज़्यादा जो है संख्या की बात नहीं हो रही यहाँ पर, इससे ज़्यादा जो बायोमास होता है वो मांसभक्षी मछलियों की हो रही है, ठीक है? तो इस तरह से आप चीज़ों को समझिए कि यहाँ पर बायोमास अधिक हो रहा है, ठीक है? नीचे वाले का बायोमास कम है और ऊपर वाले का बायोमास सबसे ज़्यादा है, तो ये क्या होता है? ये उल्टा पिरामिड बना लेता है। तो वृक्षीय पारितंत्र अगर हम बात करें नंबर्स वाले में, तो वहाँ पर उल्टा पिरामिड वृक्षीय पारितंत्र बना रहा था। अगर हम बात करें बायोमास में, यहाँ पर उल्टा पिरामिड आपका जलीय पारितंत्र बना रहा है। वहाँ पर सीधा पिरामिड आपका कौन-सा बनाया था, इसको भी आप अगर आप रिमाइंड करेंगे, तो सीधा पिरामिड वहाँ पर ये जो घास पारितंत्र था और तालाब पारितंत्र था। ये तालाब पारितंत्र देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो तालाब पारितंत्र नंबर्स वाले में सीधा पिरामिड बना रहा है और वही तालाब पारितंत्र, ठीक है, या जलीय पारितंत्र बायोमास वाले में उल्टा पिरामिड बना रहा है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप आज कंफ्यूज हो रहे हो तो अभी अभी जाके इसको फिर से रिवर्स करके चेक कर लो। यहाँ पर बात हो रही है बायोमास की और ऑब्वियस ही बात है, ये मछलियों का भार अधिक होगा। जब आप तौलेंगे तराजू पे तो मछलियों का कुछ भार निकलेगा और तालाब में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं जिनका एकदम से अस्तित्व ही नहीं होता है, उनका भार क्या होगा आप ऐसे ही गेस कर सकते हो। तो भार इनका जब कम है तो इनका जीव भार कम होगा, तो इसलिए नीचे हो गए, और इनका भार अधिक है इसलिए ऊपर हो गए। तो यहाँ पर इसलिए इसका जो पिरामिड है ये उल्टा बन जाता है, ठीक है? लेकिन नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये बैक्टीरिया ज्यादा होता है, ये बैक्टीरिया ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर अगर हम देखें तो वहां पर ये सीधा पिरामिड बना रहा था, ठीक है? तो ये चीज है। अब हम आते हैं ऊर्जा पिरामिड की तरफ। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब हम आते हैं ऊर्जा पिरामिड की तरफ। ऑलरेडी सेशन बहुत लंबा हो रहा है। ऊर्जा पिरामिड में देख लेते हैं फटाफट क्या है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के पोषी स्तरों की कार्यात्मक भूमिकाओं की तुलना करने के लिए ऊर्जा पिरामिड सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर किस लिए ऊर्जा पिरामिड इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ की हम यहाँ पर तुलना करते हैं। यहाँ पर हम तुलना करते हैं कार्यात्मक भूमिकाओं की, कार्य की तुलना करते हैं। देखिए, कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर कार्यात्मक भूमिकाओं की अगर हमें तुलना करना है तो हमें 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 पढ़ना होगा ऊर्जा का पिरामिड, यानी कि किस पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा है और ऊर्जा का प्रवाह क्या है, यहाँ पर हमें ये चेक करना है। तो कार्यात्मक भूमिकाओं के लिए हम ऊर्जा पिरामिड का अध्ययन करते हैं, ठीक है। एक ऊर्जा पिरामिड प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा एवं पोषी स्तर के अगले पोषी स्तर तक ऊर्जा की हानि को प्रदर्शित करता है। यानी कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इस स्तर में ऊर्जा की मात्रा कितनी है। पहली बात तो हम ये देख रहे हैं कि इस निचले स्तर में ऊर्जा की मात्रा कितनी है और ये जो ऊर्जा की मात्रा है ये अगले पोषी स्तर में कितना परसेंट ट्रांसफर हो रहा है या कितना ऊर्जा हानि हो रहा है, ये चीज हम देखते हैं ऊर्जा के पिरामिड में, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कोई उल्टा पिरामिड नहीं बनता, यहाँ पर सीधा पिरामिड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीधा और उल्टे की कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको सीधा उल्टा नहीं पढ़ना है, यहाँ पर सीधा आपको एक पिरामिड देखना है और यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि इस स्तर में ऊर्जा कितना है और अगले स्तर में ऊर्जा ट्रांसफर कितना हो रहा है, बस आपको यहाँ पर यही देखना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, ऊर्जा का पिरामिड सदैव ऊर्ध्वाधर होता है क्योंकि यह उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। ऊर्जा का पिरामिड ऊर्जा हस्तांतरण में विभिन्न जीवों द्वारा निभाई गई वास्तविक भूमिका को इंगित करता है। तो ये लाइन आप हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन आप ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा के प्रवाह के प्रतिरूप को ऊर्जा गतिकी के नियम के आधार पर वर्णित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि ऊर्जा ना तो निर्मित की जाती है और ना ही नष्ट होती है, यह केवल एक दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है। ये चीज आपको पता होगा, ठीक है। तो ये कोई ऐसा नहीं है, बहुत जगह पर आपको इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। यहाँ पर आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया जाने लगेगा, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी परीक्षा के लिए। आप बस यही ध्यान दीजिए कि हाँ, ऊर्जा ना नष्ट होती है ना जनरेट होती है, ये सारी चीजें मतलब एक कांस्टेंट होती है, बस आपको ये समझना है। तो ऊर्जा का पिरामिड आपने देख लिया, इसमें कुछ है नहीं, बस ये है कि एक पोषी स्तर में ऊर्जा कितना है और उसका
जो प्रवाह है दूसरे कोसीय स्तर में वो कितना हो रहा है। देखिए लिंडमान का जो नियम है वो कुछ इसी तरह पे आधारित है, 10% का जो रूल है। तो यहाँ पर ऊर्जा जो ट्रांसफर होती है वो 10% ही एक स्तर से दूसरे स्तर में ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पर हम लिंडमान के नियम की चर्चा अभी नहीं करेंगे, इसको हम अगले सेशन में कर लेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऊर्जा का पिरामिड, इसमें कुछ है नहीं। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको पहले समझा रखी है उसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रही बात, एक टॉपिक ऐसा हमने चुना है जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ कुछ संभावना है कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ऐसा ही टॉपिक हमने पहले सेशन में भी डिस्कस किया था, ऐसा ही टॉपिक हम दूसरे सेशन में भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पारिस्थितिकीय कर्मकता, इकोलॉजिकल नीच। ठीक है, ये हम देखेंगे। पारिस्थितिकीय कर्मकता किसी खास प्रजाति की पर्यावरण में स्थिति और उसकी भूमिका को प्रदर्शित करता है। किसी खास प्रजाति की पर्यावरण में स्थिति और उसकी भूमिका को प्रदर्शित करता है। मतलब इसकी भूमिका क्या है, अगर कोई हिरन यहाँ पर रह रहा है तो इसकी भूमिका क्या है, ये किस तरह से लोगों को प्रभावित कर रहा है या फिर अन्य जीव जंतुओं को प्रभावित कर रहा है, यह है पारिस्थितिकीय कार्मिकता या कर्मता। ठीक है, कार्मिकता नहीं कर्मता है यहाँ पर। इसके अंतर्गत प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की प्रकृति, यानी कि हिरन क्या खा रहा है, ठीक है, उसके द्वारा यूज किए जाने वाले संसाधनों की प्रकृति, उनके उपयोग के तरीके कैसे खा रहा है, एवं समय, मतलब समय क्या चल रहा है, गर्मी वर्षा ऋतु, ठीक है, सारी चीजें, उस प्रजाति की अन्य प्रजातियों के साथ अंतर क्रिया को भी सम्मिलित किया जाता है। मतलब आप समझ लीजिए कि पार्टिकुलर एक जानवर के बारे में वो कैसे अपने आप को सर्वाइव कर रहा है पार्टिकुलर पारिस्थितिकी क्षेत्र में, ये चीजें पारिस्थितिकी कर्मकता डिफाइन करती है। यहाँ पर देखिए आपको दो चीज, अब यहाँ से जो ये लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए। पारिस्थितिकी कर्मकता की संकल्पना जो है ये जोसेफ ग्रिनेल के द्वारा किया गया। तो जोसेफ ग्रिनेल ने पारिस्थितिकीय कर्मता को प्रतिपादित किया। दूसरी चीज ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र के स्थिरता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो स्थिरता है, मतलब कोई पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़े ना, उसमें चीजें लुप्त ना हो जाए। आपने सुना होगा कि ये जानवर लुप्त होने वाला है या फिर ये जानवर लुप्त हो चुका है, तो ये चीज पारिस्थितिकीय तंत्र की स्थिरता मतलब कॉन्स्टेंसी बनी रहे, इसके लिए क्या है, इसके लिए जरूरी है कि पारिस्थितिकी निकेत की विविधता पर निर्भर करता है, यानी कि पारिस्थितिकी का जो विविधता है इस पर निर्भर करता है कि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितना विविध है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिकी निकेत की विविधता जितनी अधिक होगी, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता भी उतनी अधिक होगी। यानी कि जितनी विविधता हमें पारिस्थितिकी क्षेत्र में मिलेगा या पर्यावरण में मिलेगा, उसकी स्थिरता भी उतनी अधिक होगी। क्यों होगी, क्योंकि उस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह और आहार श्रृंखला बड़ी होगी। यानी कि जितने जीव यहाँ पर निवास कर रहे होंगे, जितनी विविधता होगी, उतना ही एक दूसरे को खाएंगे पिएंगे, ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा, खाद्य जाल बनेगा, खाद्य श्रृंखला बनेगा, यानी कि जीवों का अस्तित्व बना रहेगा, लोग पनपेंगे, जीवों का और विकास होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं कि जैव विविधता या फिर उस क्षेत्र में पारिस्थितिकी निकेत में विविधता कितनी है, ये चीज वहां पर डिपेंड होती है। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि कम प्रभावशाली प्रजातियों की तुलना में अधिक प्रभावशाली प्रजातियों का जो पारिस्थितिकी निकेत होता है वो विस्तृत होता है। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने यहाँ पर आपको कुछ समझाने की कोशिश की है, थोड़ा सा हिंट दिया है। आप बस इतना जान लीजिए कि जितनी जैव विविधता होगी, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में जितने जानवर निवास कर रहे होंगे, उस रीजन के सर्वाइव होने का उतना ही चांस होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि वहां पर एक दूसरे को वो खाएंगे, फिर जैसे घास खा लिया फिर घास जमेगा भी, तो जितना खाएंगे उतना ही जमेगा। ठीक है, वो खाएंगे ही नहीं तो जमेगा क्या, यानी कि वो बढ़ के अपने आप खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें होती हैं, तो ये होता है पारिस्थितिकी कर्मता। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझना आपको जरूरी है। यहाँ पर ये प्रश्न इनडायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि सर्वाइव कैसे होगा, तो अगर जितनी अधिक विविधता होगी उतना ही ज्यादा बढ़िया सर्वाइवल होगा वहां पर। इसी बात के साथ में ये सेशन में एंड करता हूं। आज थोड़ा सा मैं काफी डिस्टर्ब रहा ये सेशन के बीच में, कई बार मैंने पॉज किया, कई बार मैं वेट किया हूं, ये वीडियो रिकॉर्ड करने मुझे 2 घंटा लग गया टोटल। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद।